आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा आप लोग जो है एसिड बेस एंड बफर्स वाला लेक्चर जो है पूरा देख लेना। हम लोगों ने उसको ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर दिया है और वो टॉपिक आप लोग का जो है हमारी सेकेंड यूनिट में बिल्कुल सेम टू सेम हमारा एनालिसिस में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उसको वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे मैंने जो है काफ़ी बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कर दिए हैं और उसके बाद हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसमें आप लोग हमारा कंसंट्रेशन वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो इतनी वीडियोस आप लोग जरूर देख लेना और अगर आप लोगों ने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी यहाँ पे देखो, आज तक मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बैठते नहीं हो। ठीक है, दो चार लोगों की बात छोड़ दे, बट अगर आप लोग को एनालिसिस सच में पढ़ना है तो कॉपी पेन लेके बैठो और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। और इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें हमारे यहाँ पे दो मेन टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला है हमारा यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा है यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यानी बेसिकली बात करें तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड यूनिट है वहाँ से हमारा जो है टाइट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये टाइट्रेशन आप लोग को सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तीनों यूनिट में यहाँ पे टाइट्रेशन देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई है कि अगर हमें जो है अपनी आगे की यूनिट्स या फिर आगे के टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा टाइट्रेशन को। ठीक है, तो टाइट्रेशन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि टाइट्रेशन आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग वो समझ गए तो टाइट्रेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। तो मान लो मैंने आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी चीनी या फिर थोड़ा सा नमक दिया। ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग मान लो। ठीक है, जैसे ये हमारा है, यहाँ पे ये हमारी थोड़ी सी चीनी है या फिर थोड़ा सा नमक है। अब इसको मैंने आप लोग को दिया और इसका वेट जो है मुझे नहीं मालूम है और मैंने आप लोगों से बोला कि आप क्या मुझे इसका वेट बता सकते हो कि ये हमारा जो है कितने ग्राम या फिर कितने किलो है। ठीक है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने आप लोग को दिया, तो क्या आप लोग मुझे पता करके बता सकते हो? बिल्कुल पता करके बता सकते हो, बहुत ईजी है। आप लोग इसको लोगे, ठीक है, और हमारी किसी वेटिंग मशीन पे आप लोग रख के उसको चेक करके बता सकते हो। जैसे ये हमारा जो नॉर्मल दुकानों पे होता है ना, जैसे मान लो आप यहाँ पे जो हमारे बाट होते हैं ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 500 ग्राम, 1 किलो। ठीक है, और बगल में आप लोग हमारा जो है नमक या फिर मान लो हमारी चीनी है, ठीक है, उसको रखोगे और उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को बैलेंस करोगे और उसके बाद जब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा तो जिस पे हमारा बैलेंस हो जाएगा उस हिसाब से आप लोग बता सकते हो। जैसे मान लो ये हमारा 150 ग्राम पे बैलेंस हो गया, तो आप लोग मुझे क्या बता दोगे कि जो हमारे यहाँ पे चीनी है, ठीक है, तो जो आपने हमें चीनी दी थी वो हमारी कितनी है, 150 ग्राम। ठीक है, तो बहुत इजीली आप लोगों ने मुझे बता दिया कि हमारी जो चीनी या फिर जो नमक था जो मैंने आप लोग को दिया था, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता था, उसको आप लोगों ने वेट करके मुझे बता दिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इसको पता कैसे करके बताया? आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें ली, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को पता था कि इसका वेट कितना है, और उसके बाद इसकी मदद से आप लोगों ने क्या किया, मुझे जो है हमारे चीनी या फिर नमक जिसका वेट आप लोग को नहीं पता था उसका वेट जो है पता करके बता दिया। यानी सिंपली बात करें तो आप लोगों ने जो है एक नोन जो है क्वांटिटी से हमारे जो है अननोन क्वांटिटी का पता लगा दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे टाइट्रेशन का क्या काम है, तो अब आप लोग जो है मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, अभी तो मैंने आप लोग को सादा नमक दिया, ठीक है, या फिर सादी चीनी दी और आप लोगों ने मुझे उसका वेट करके बता दिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस थोड़ी सी चीनी को, ठीक है, हमारे पानी में उठा के मिला दिया। ठीक है, हमारा मान लो कुछ भी क्वांटिटी है, ठीक है, हमें नहीं पता, इसको मैंने क्या किया, जो है इस पानी में उठा के मिला दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको जो है अच्छे से सेक कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, आप लोग को पता है नमक या फिर चीनी को जो है पानी में मिक्स करो तो क्या होता है, पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी पानी में पूरी तरीके से घुल गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पानी के अंदर हमारा कितना जो है नमक या चीनी है, आप लोग मुझे वो पता करके बताओ, तो क्या अब आप लोग मुझे पता करके बता सकते हो? आप लोग क्या सोच रहे हो कि इसको आप लोग जो है वेट करके बता सकते हो? तो अगर मान लो जहाँ पे इस वेटिंग मशीन पे आप लोगों ने इस ग्लास को रख के वेट किया, तो भैया इसमें हमारे पानी का भी तो वेट आ जाएगा। तो मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे चीनी या फिर नमक मिलाया, मुझे उसका वेट बताओ। मैंने पानी का वेट नहीं पूछा, मैंने पूछा कि इस पानी के अंदर मैंने जो चीनी या नमक मिलाई है, ठीक है, जैसे इस पानी के अंदर जो मैंने ये चीनी या नमक मिलाई है, ठीक है, जो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मुझे उसका वेट बताओ। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन हमारा क्या करता है, टाइट्रेशन हमारा जो है ऐसी चीज़ों का वेट हमें जो है पता करने में हेल्प करता है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना
कि जब हम लोग यहाँ पे किसी सॉलिड या लिक्विड को किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा, तो उसके बाद जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो वेट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग जो है हमारा कंसेंट्रेशन वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे मैंने इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग जो है नमक का डायरेक्ट वेट पूछ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको जो है यहाँ पे अपने वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, यानी किसी लिक्विड में मिक्स कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा जो है कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिक्विड में मिक्स करने के बाद आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि नमक कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे वेट नहीं है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है। तो यहाँ पे अब हमारा जो टाइट्रेशन है, ठीक है, तो अब हम लोग इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पे आते हैं। तो टाइट्रेशन हमारा एक मेथड होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। देखो ये चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि इसमें हम लोग जो है क्वांटिटी का पता लगाते हैं, ठीक है, in which we determine the concentration of an unknown solution with the help of a solution with known concentration। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऐसे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं जो कि हमें नहीं पता होती है। किसकी हेल्प से? एक ऐसे सॉल्यूशन की हेल्प से जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। अब आप लोग यहाँ पे जो है बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसमें नमक मिला दिया, ठीक है। अब इसकी कंसेंट्रेशन मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं, हमारे पास जो है एक और सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके बारे में हमें पता होता है, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें मालूम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा दूसरा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं जिसकी हमारे में हमें नहीं पता होता है, ठीक है। समझ गए? आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपली समझो कि देखो नॉर्मल वेट में भी तो हम लोग यही करते हैं। जैसे जब नॉर्मल यहाँ पे हम लोगों ने जो है चीनी या फिर नमक को मेजर किया था, तो देखो ये हमारा क्या था, अननोन था। और इसको हम लोगों ने मेजर कैसे किया था? हम लोगों ने मेजर किया था बांट से, ठीक है। तो बांट हमारा क्या था, ये हमारा नोन था ना, इसके बारे में हमें पता था। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इसको पता लगा लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं पता था। तो टाइट्रेशन में भी देखो होता वही है, ठीक है, प्रिंसिपल वही है कि नोन से हम लोग जो है अननोन का पता लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें हमें जो है थोड़ा सा जो है अलग मेथड देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों ने जो है कुछ अपना बांट रख दिया, उसको नाप दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमारा एक एपरेटस होता है, ठीक है, पूरा यहाँ पे सिस्टम होता है टाइट्रेशन का। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे टाइट्रीमेट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी इसका दूसरा नाम है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और ध्यान देना कि जो हमारा टाइट्रेशन होता है, ठीक है, उसमें हमारा वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी जैसे लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइट्रेशन में। तो इसीलिए यहाँ पे टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, तो वहाँ पे मैंने जब आप लोग को डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में बताया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमारे पूरा टाइट्रेशन होता है, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपली हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइट्रेशन का यहाँ पे एपरेटस क्या होता है, ठीक है। तो टाइट्रेशन में हमें जो है कुछ इस तरह का एपरेटस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हर एक चीज़ को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से देखते हुए चलते हैं। अब देखो यार, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आप लोग को टाइट्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता, केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों ने टाइट्रेशन का नाम ना सुना हो, क्योंकि हमारे 11th और 12th का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिकल है, तो नाम तो जरूर सुन रखा होगा। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये वाला एपरेटस भी जरूर देख रखा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को लैब वगैरह कराया गया, ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लैब भी नहीं नसीब हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है सब समझते हुए चलते हैं। तो टाइट्रेशन देखो हमारा कुछ इस तरह का एपरेटस होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप लोग हर एक चीज़ को देखो ध्यान से, जैसे ये होता है हमारा स्टैंड, ठीक है, और ये होता है हमारा ब्यूरेट, ठीक है, और उसके बाद नीचे होता है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, और उसके बाद ये सब हमारा एक जो है एक आप कह सकते हो कि एक मेज पे सेटअप होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज़ आप लोग समझ गए ना कि स्टैंड से ये लोग ये जो हमारा ब्यूरेट है, देखो ये हमारा इससे अटैच होता है, ठीक है, इसी से हमारा सेट होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा ब्यूरेट है, ठीक है, तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, अननोन कंसेंट्रेशन को पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कंसेंट्रेशन। देखो एक चीज आप लोग बहुत ही सिंपली समझ लो, टाइट्रेशन में हमारे पास जो है दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, दो सोल्यूशन, पहला और दूसरा।
एक होता है हमारा अननोन, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता करना होता है, और दूसरा होता है हमारा नोन, जिसके बारे में हमें पता होता है, ठीक है। इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में क्या पता है, इसकी कंसेंट्रेशन पता है, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पता है। और जो अननोन है इसके बारे में क्या नहीं पता है, इसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है, ठीक है। तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं इसकी मदद से। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा ब्यूरेट होता है इसमें हम लोग कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, इसमें हम लोग वो सोल्यूशन लेते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है, ठीक है। यानी अगर इसमें बात करें तो जो हमारा दूसरा सोल्यूशन है जिसकी मदद से हम लोग जो है अननोन वाले को पता करेंगे, उसको हम लोग लेते हैं ब्यूरेट में, ठीक है। समझ गए, ब्यूरेट में कौन सा लेंगे, जिसके बारे में हमें पता है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा लेंगे, इसमें हम लोग वो वाला लेंगे जिसके बारे में हमें पता करना है, अननोन कंसेंट्रेशन, ठीक है, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है। तो इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो हमारा नॉन कंसेंट्रेशन वाला सोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी जिसके बारे में हमें पता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्यूरेट में लेते हैं, उसको हम लोग जो है एक नाम दे देते हैं। वो नाम होता है हमारा टाइट्रेंट, ठीक है, टाइट्रेंट। देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना, लास्ट में आ रहा है टी, टी मतलब टॉप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा ऊपर है ना, तो जो हमारा ऊपर है यानी कि जो हमारा ब्यूरेट है, उसमें जो हम लोग सोल्यूशन लेंगे जिसके बारे में हमें पता है, उसका नाम होता है हमारा टाइट्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है अननोन कंसेंट्रेशन लेते हैं, इसको हम लोग जो है नाम देते हैं टाइट्रेंड। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, डी, ठीक है, बाकी सेम है। वहां पे क्या आ रहा था, टी, तो डी मतलब डाउन, डाउन मतलब यहाँ पे देखो ये हमारा डाउन रहता है और ये हमारा क्या है, अप, ठीक है, ये हमारा टॉप पे है। तो टॉप वाले का नाम टाइट्रेंट, और ठीक है, और डाउन वाले का नाम टाइट्रेंड, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। टाइट्रेंड मतलब जिसके बारे में हमें पता करना है। अब टाइट्रेंड को हम लोग यहाँ पे एनालाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को एनालाइट देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। एनालाइट या फिर टाइट्रेंड हमारा क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके बारे में हमें पता करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आप लोग को इतनी बातें पता चल चुकी हैं कि टाइट्रेशन हमारा क्या होता है और इसको हम लोग यहाँ पे क्यों परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि टाइट्रेशन होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कैसे करते हैं, यानी टाइट्रेशन को यहाँ पे किया कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखो, आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एसिड और बेस की हेल्प से ही देखते हैं कि टाइट्रेशन हमारी कैसे की जाती है। तो इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एसिड बेस टाइट्रेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, एसिड बेस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन क्या होती है, टाइट्रेशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जो है अननोन कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कंसेंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड बेस टाइट्रेशन, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो हमारा कोई ऐसा एसिड होगा या तो हमारा कोई ऐसा बेस होगा जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता होगी, यानी जिसके बारे में हमें बताना होगा। और बताएंगे कैसे, बताएंगे हम लोग किसी ऐसे एसिड या बेस की हेल्प से जिसके बारे में हमें पता होगा। यानी देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास दो केस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि या तो हमारे पास कोई एसिड हो जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता हो। तो अगर हमारा एसिड ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ऐसे बेस की हेल्प से जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होगी, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई बेस हो सकता है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता हो, तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, किसी ऐसे एसिड की हेल्प से जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता हो, ठीक है। यानी एसिड यहाँ पे हमारा जो है, अब देखो एक चीज आप लोग और समझो कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि एसिड अगर हमारा अननोन है तो इसको हम लोग जो है एसिड की हेल्प से पता लगा लें, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर एसिड है तो उसको हम लोग बेस की मदद से ही पता लगाएंगे, ठीक है, और अगर बेस है तो उसको हम लोग यहाँ पे एसिड की मदद से पता लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहली वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है। हम लोग समझ रहे हैं कि टाइट्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि टाइट्रेशन आखिर यहाँ पे कैसे टाइट्रेशन में हम लोग पता लगाते हैं अननोन कंसेंट्रेशन को, ठीक है। क्योंकि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि टाइट्रेशन होता क्या है, अभी हम लोग ये भी देख लेंगे कि टाइट्रेशन करते कैसे हैं। तो उसके बाद हम लोग ये भी तो देखें कि टाइट्रेशन में पता कैसे चलता है, ठीक है, उसको भी तो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइट्रेशन यहाँ पे करते कैसे हैं। तो हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एसिड है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें अननोन है, नहीं पता है, ठीक है। तो अगर ये हमें नहीं पता है तो इसको हम लोग किस में लेंगे, मैंने आप लोग को बताया है ना, इसको हम लोग लेंगे टाइट्रेंड यानी फ्लास्क में, यानी नीचे डाउन में, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या होता है, फ्लास्क, तो फ्लास्क हमारा क्या होता है, फ्लास्क में हम लोग जो है अननोन कंसेंट्रेशन वाला सोल्यूशन लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेंड, डी, डी मतलब डाउन।
और बेस हमारा यहाँ पे क्या है, बेस हमारा जो है हमें पता है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता है। तो इसको हम लोग किस में लेंगे, ब्यूरेट में। ब्यूरेट हमारा क्या होता है, ये, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे ब्यूरेट में, और इसकी कंसेंट्रेशन क्या है हमें नोन है, पता है। तो इसकी, इस बेस की हेल्प से हम लोग जो है एसिड का पता लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं टाइट्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एसिड मान लेते हैं हमारे पास HCl है, और बेस मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे NaOH है। तो अब आप लोग यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना, हम लोग टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। अरे भैया ठीक है, मानते हैं हमारे पास लैब नहीं है, हम लोग यहाँ पे पेपर में ही कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिया यहाँ पे NaOH, ठीक है। NaOH हम लोगों ने किस में लिया, ब्यूरेट में। और यहाँ पे जो हमारा फ्लास्क है इसमें हम लोगों ने क्या लिया, HCl। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से सुनना, HCl हम लोगों ने लिया है 10 ml, ठीक है, 10 ml क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी हमारी 10 ml है। और इसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे कितनी है, हम लोग इसको मान लेते हैं 1 मोलर। देखो भैया अभी हम लोग ये नहीं पता लगा रहे कि जो है, मानते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा होता है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता होती है, लेकिन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइट्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे कि टाइट्रेशन में हम लोग पता कैसे लगाएंगे, तब यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता होगी, बट अभी हम लोग को पता है, ठीक है। अभी हम लोग को पता है इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 ml, 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन है। और इसकी अमाउंट हम लोगों ने कितना लिया, 10 ml। और यहाँ पे क्या है हमारा NaOH, तो NaOH हम लोग ले लेते हैं इसमें, मान लो 20 ml, 20 ml ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी भी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसकी भी 1 मोलर, इसकी भी 1 मोलर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये होती है हमारी स्टॉप कॉक, ठीक है। तो स्टॉप क्लॉक नहीं, स्टॉप कॉक, ठीक है। तो स्टॉप कॉक क्या करता है कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने जब NaOH यहाँ पे ब्यूरेट में ऊपर से डाला, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं ताकि ये नीचे ना गिरने लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बंद रखते हैं जब तक हमारा पूरा यहाँ पे apparatus रेडी ना हो जाए। और एक बार जब रेडी हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ढीला करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है बूंद बूंद गिरे, ठीक है। देखो एकदम से नहीं छोड़ना रहता है, धीरे धीरे करके गिराना रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे NaOH को यहाँ पे खोल दिया। अब एक चीज आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, NaOH की कितनी है, 1 मोलर, दोनों की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बराबर है। इसका अमाउंट कितना है, 10 ml। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा NaOH है, ठीक है, जब उसकी बूंदें यहाँ पे गिरने स्टार्ट होंगी, तो देखो सबसे पहले अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझो, ठीक है, कि हमारा pH क्या होता है, ठीक है। तो pH होता है हमारा यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास एक pH स्केल है, ठीक है, मान लो, तो इसमें हमारे 1 से जो है 14 तक नंबर लिखे होते हैं, और बीच में होता है हमारा 7, ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक जो हमारा pH होता है वो होता है हमारा एसिड का pH, ठीक है। और 7 से लेके 14 तक होता है हमारा बेसिक pH, और 7 क्या होता है, 7 होता है हमारे यहाँ पे न्यूट्रल pH, ठीक है। यानी 7 हमारा ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना कि जो हमारा HCl है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। तो एसिड है तो इसका जो pH है वो क्या होगा, इसका pH जो है 1 से 7 के बीच में होगा। और जो बेस है ये हमारा क्या है, ऊपर क्या है हमारा बेस है, तो इसका pH कितना होगा, 7 से 14 के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे ये जो NaOH है ये यहाँ पे गिरना चालू होगा, ठीक है। तो गिरते गिरते क्या होगा, देखो इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी। देखो बातों को आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा 10 ml HCl है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या होगा कि 1 ml यहाँ पे जो है, सबसे पहले 1 ml NaOH आके गिरा, ठीक है। देखो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा, देखो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे घटना चालू हो गई, ठीक है। देखो जैसे जब 10 ml था तब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक था, तब अगर हम लोग इसका pH अगर मेजर करेंगे तो बहुत कम, यानी कि 1-2 दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात HCl हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो इसका pH यहाँ पे दिखाएगा 1-2। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे NaOH ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इसमें से गिरता जाएगा तो इसका pH क्या होगा, घटना चालू हो जाएगा, ठीक है, मतलब बढ़ना चालू हो जाएगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि बेस का pH यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे बेस आएगा वैसे वैसे इसका pH क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। और ऐसे करते करते ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 10 ml एसिड में जब हमारा यहाँ पे जो है 10 ml NaOH, ठीक है, आके मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हम लोगों ने कितना भरा है, 20 ml। तो जब ये हमारा यहाँ पे 10 ml खाली हो जाएगा, ठीक है, तो 10 ml NaOH जब हमारा यहाँ पे 10 ml HCl में आके मिल जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये होगा कि हमारा यहाँ पे बन जाएगा NaCl, ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। देखो HCl और NaOH, ठीक है, जब इन दोनों की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बराबर हो गई, यानी 10 ml यहाँ पे HCl में जब यहाँ पे 10 ml NaOH आके मिल गया तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl। और NaCl हमारा क्या होता है, NaCl होता है हमारा सॉल्ट, और एक चीज़ और बनेगी, क्या बनेगी, वाटर, H2O। देखो कैसे, Na यहाँ से, Cl यहाँ से, NaCl बन जाएगा, और उसके बाद OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर, H2O। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा सॉल्ट, और इसकी कंसेंट्रेशन हमारी कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, यहाँ पे 7। तो अब आप लोग मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि हमारा जो HCl है, ठीक है, हमारा HCl हम लोगों ने कितना लिया था, 10 ml, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे इस HCl में जो है हमारा 10 ml NaOH आके मिल गया, ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये दोनों मिलके जो है न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारा NaCl, ठीक है। और इसकी जो pH होती है वो होती है हमारी 7, ठीक है। और हमारा बन गया वाटर, और इसका भी pH होता है हमारा यहाँ पे 7। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे हुआ क्या कि इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा जो है NaCl बना है, ठीक है, जहाँ पे इसका pH जो है 7 है, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट हमारे यहाँ पे टाइट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे इसको क्यों बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है HCl है वो यहाँ पे किसके इक्वल हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा जो है किसी टाइट्रेशन में वो पॉइंट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है टाइट्रेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट हमारा क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है, ठीक है, यानी और इसमें हमारा टाइट्रेंट क्या था, NaOH, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट जब इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl टाइट्रेंट, ठीक है। और टाइट्रेंट हमारा यहाँ पे क्या है, HCl है, ठीक है। टाइट्रेंट हमारा क्या होता है, जो फ्लास्क में लेते हैं। तो जब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान से समझना। ये हमारा क्या था, ये हमारा था यहाँ पे ब्यूरेट, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो कॉनिकल फ्लास्क में हमारा था HCl, ठीक है, 10 ml। और ब्यूरेट में था हमारा यहाँ पे NaOH। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बट थोड़ा सा जो है ध्यान लगा के सुनो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, NaOH, ठीक है, कितना था, 20 ml। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने इसको जो है गिराना चालू किया, और गिरते गिरते क्या हुआ कि जब यहाँ पे 10 ml NaOH बचा, 10 ml, ठीक है, यहाँ से 10 ml खाली होके इसमें आ गया। तो इसका वॉल्यूम अब कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया इस फ्लास्क के अंदर टोटल जो है सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 20 ml। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 ml HCl पहले से था, और 10 ml हमारे यहाँ पे क्या आ गया, NaOH आ गया, ठीक है। तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा जब तक हमारे 20 ml है सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे NaOH और यहाँ पे HCl इन दोनों के यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे बराबर हो गया। देखो एक चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है, ठीक है, इसीलिए इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हो गए। और जब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इक्वल हो गए तो ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और NaCl बन गया। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हमारा यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट सुनो, वो होता है हमारा एंड पॉइंट का। अब एंड पॉइंट हमारा क्या होता है, अब देखो कई बुक में आप लोग को दिया होगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू एंड पॉइंट, बट ऐसा नहीं होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा अलग चीज होती है, एंड पॉइंट हमारी अलग चीज होती है, ठीक है। तो एंड पॉइंट को अब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ है कि NaOH और HCl दोनों यहाँ पे बराबर हो गए, ना NaOH ज्यादा है ना HCl ज्यादा है। लेकिन एंड पॉइंट पे क्या होगा, अब यहाँ पे इस वाले टाइम के बाद, ठीक है, ये टाइम जहाँ पे हमारा जो है 10 ml जो है HCl है और 10 ml हमारा यहाँ पे NaOH, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पे इसके बाद अगर इसकी एक बूंद भी गिरेगी, ठीक है, एक बूंद हमारी NaOH जो है ऊपर से जो गिर रहा है, अब इसकी जैसे ही एक बूंद भी यहाँ पे एक्स्ट्रा गिरेगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक बूंद मान लो हम लोगों ने मान लिया कि 0.1 ml यहाँ पे इससे आके जो है गिर गया इसके अंदर, तो अब क्या होगा, इसके अंदर हमारे NaOH का अमाउंट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे जो है 20 ml हमारा जब हमारा यहाँ पे जो है फ्लास्क के अंदर वॉल्यूम जो है 20 ml था, तब हमारा कितना था, 10 ml HCl था, ठीक है, और 10 ml हमारा यहाँ पे NaOH था। लेकिन जैसे ही 0.1 ml यानी एक बूंद भी हमारी आके जहाँ एक्स्ट्रा गिरी, ठीक है, NaOH की, क्योंकि HCl तो हमारा 10 ml ही है ना, तो जैसे ही एक बूंद भी गिरी तो यहाँ पे जो NaOH है, ठीक है, NaOH इसका अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया, 10.1 ml, ठीक है। और जैसे ही इसका जैसे इसका अमाउंट यहाँ पे 10.1 ml हुआ, तो क्या हुआ, हमारा जो ये सोल्यूशन है इसका pH हो जाएगा यहाँ पे बेसिक, ठीक है, यानी इसका pH यहाँ पे सीधे जो है 7 से जो है बढ़ के हमारा 8, 9, 10 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एंड पॉइंट, यानी यहाँ पे हमारी जो टाइट्रेशन है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है,
ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट है वो हमारे बिल्कुल जो है टाइट्रेंट के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट है वो थोड़ा सा एक बूंद बढ़ जाता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में हमारा कितना डिफरेंस होता है, एक बूंद का डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी एक इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट बाद आता है हमारा एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखो यार, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। देखो कंफ्यूज मत हो, अभी हम लोग जो है इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि टाइट्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग जो है पहले भर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा खोल देते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे ये गिरता जाता है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा यहाँ पे टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे इसकी एक बूंद भी ज़्यादा गिरती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसका नेचर जो है बदल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एसिड है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और अगर बेस है तो एसिड हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट। और यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। हम लोग इसको स्टॉप कॉक को दोबारा से बंद कर देते हैं, ठीक है, दोबारा से इसको टाइट कर देते हैं ताकि अब एक बूंद के बाद जो है गिरने ना पाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रीडिंग्स को नोट करते हैं, ठीक है, और हमारी जो टाइट्रेशन है उसको हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं और जो है कंसेंट्रेशन को पता करते हैं। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे कि टाइट्रेशन को हम लोग पता कैसे करते हैं, बट इतना आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि ठीक है कि टाइट्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखो जो है हम लोग जो है एक इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर्स हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। बेसिकली इंडिकेटर की मदद से ही हम लोग जो है पता लगाते हैं कि हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर क्या है ना कि इसका जो है थोड़ा सा ऐसा नेचर होता है कि एसिड में ये अलग देता है और बेस में अलग। तो जैसे ही यहाँ पे एक बूंद इसकी ज़्यादा गिरेगी, ठीक है, जैसे इस एंड पॉइंट आएगा तो क्या होगा, इसका जो कलर है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इंडिकेटर ऐड कर रखा है। और जैसे इसका कलर चेंज होगा वैसे हम लोग पता लगा लेंगे कि हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसको हम लोग बंद कर देंगे और रीडिंग्स को नोट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और देखो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं टाइट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टाइट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में अक्सर जो है 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं और आप लोग को जानना भी बहुत जरूरी है। और इन सबको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस हम लोग थोड़ा इसको लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे कि टाइट्रेंट हमारा क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं। और टाइट्रेंट क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता होती है और इसको हम लोग किस में लेते हैं, फ्लास्क में, और इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइट के नाम से भी जानते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोगों का कौन सा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, और एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जो कि क्या शो करता है कि हमारा जो टाइट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे अपना कलर चेंज कर देता है। अब इंडिकेटर को हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक तो पता ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यार कि एसिड में जो है इंडिकेटर अलग कलर देता है, बेस में अलग कलर देता है। ठीक है, फिनोप्थलीन हमारा बहुत ही यहाँ पे एक कॉमन इंडिकेटर है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने नाम तो सुन रखा होगा। अब एंड पॉइंट हमारा क्या होता है कि एंड पॉइंट कम्स व्हेन 1 मोल ड्रॉप ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड इन द एनालाइट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही एक ड्रॉप और ऐड होती है, ठीक है, टाइट्रेंट की, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो एनालाइट है उसका यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है और उसका जो है यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और एंड पॉइंट से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि टाइट्रेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर यहाँ पे हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी इंडिकेटर की मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा एंड पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट हमारा जो है पता करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और टाइट्रेशन कर्व हमारा यहाँ पे एक जो है डेफिनेशन होती है, बट इसको हम लोग जो है अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको आप लोग जो है अभी के लिए हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी टाइट्रेशन है वो बेसिकली हमें जो है 4 टाइप की देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दूसरा होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, थर्ड होता है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड फोर्थ होता है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और हम लोग को अपने जो है इस यूनिट में कौन सा देखना है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। देखो जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है ना वो बेसिकली हमारा इसी का एक पार्ट है। ठीक है, वो अलग नहीं है हमारा। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो कि नॉन एक्वस कहाँ चला गया, वो हमारा एसिड बेस का ही एक पार्ट है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की, जो कि हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है,
तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, बट लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग को पता है, इन विच वी डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ ए नोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, यानी एक ऐसा एसिड या फिर बेस जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती है, उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, एक ऐसे एसिड या फिर बेस से जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है और हमें ऑलरेडी हम लोग जो है बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है एसिड और बेस के बीच में यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पे होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उस पर हमारा जो है बेस होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे HCl और NaOH, ठीक है, जब ये दोनों हमारे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl, और NaCl हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसका pH कितना होता है 7, और 7 pH का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, और वाटर क्या होता है, वाटर का pH भी यहाँ पे 7 होता है। अब देखो एक चीज़ और है कि ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि जो एसिड और बेस है दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे जो है जो सॉल्ट बनेगा उसका pH यहाँ पे जो है 7 होगा। अगर यहाँ पे वीक या फिर स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका pH यहाँ पे 7 नहीं होगा। तो उसको हम लोग जो है अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, स्ट्रांग एसिड, वीक बेस टाइट्रेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें, बट सिंपली आप लोग ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि हमारा एसिडिमेट्री। तो एसिडिमेट्री क्या है, बहुत ही सिंपल है। एसिडिमेट्री का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। यानी बहुत ही सिंपल है, एसिडिमेट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा हम लोग जो है एक ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाएंगे जो कि हमारा बेस है। ठीक है, और पता कैसे लगाएंगे, हेल्प ऑफ एसिड, यानी यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन हमें पता होगी और बेस की हमें नहीं पता होगी। देखो बेस को हम लोग यहाँ पे एल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, एल्कली, इसीलिए यहाँ पे बेसिक एल्कलाइन लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो बहुत ही सिंपल है, देखो एसिडिमेट्री मतलब एसिडिक, यानी एसिड यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, यानी इसके बारे में हमें सब कुछ पता होगा। ये हमारा नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा और बेस हमारा क्या होगा, अननोन। बहुत ही सिंपल। और एल्कलीमेट्री बिल्कुल उल्टा, इसमें क्या होगा, बेस हमारा नोन होगा और एसिड हमारा अननोन होगा, यानी इसमें जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके आगे स्टैंडर्ड क्यों लिखा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला लेक्चर देखा है तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि स्टैंडर्ड हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है। तो भैया जो हमारा यहाँ पे जो हमारा टाइट्रेंट होता है, ठीक है, तो वो हमारा वही सॉल्यूशन तो होता है जिसके बारे में हमें पता होता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन को हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि टाइट्रेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिकली वही है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, देखो वही चीज़ है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन की, तो इसमें हमारी जो है 5 थ्योरी दी हुई है जिसको मैंने ऑलरेडी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देख रखी होगी। अब देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा थ्योरी है, ओसेनोविक थ्योरी और लक्स फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, तो देखो ना तो ये कभी एग्जाम में पूछी जाती है, ना तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे जो है आप कह सकते हो कि सिलेबस में भी है नहीं। ठीक है, बस बुक में यहाँ पे दी रहती है, तो इसीलिए इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ना आप लोग को इतना पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोग बुक में जाके देख सकते हो। ये हमारी बेसिकली ऑक्साइड आयन पे बेस होती है और ये हमारी प्रोटॉन और कैटायन और एनायन यहाँ पे एक्सेप्टर पे बेस होती है। तो आप लोग जो है बुक में जाके थोड़ा सा देख सकते हो, बहुत ईजी है बट कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तीनों आप लोग को पता होना जरूरी है, इन तीनों को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने एसिड बेस टाइट्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को तो समझ लिया है, बट अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइट्रेशन में हम लोग कैसे पता लगाते हैं अननोन कंसंट्रेशन। भैया इतनी देर से हम लोगों ने ये तो बोल लिया कि टाइट्रेशन में हम लोग अननोन कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन, बट कैसे कैसे पता लगाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि calculate the concentration of an 50 ml HCl solution taken in flask if 25 ml of 0.2 molar, ठीक है, NaOH is used to reach the end point। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका अमाउंट यहाँ पे कितना है 50 ml। तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग को पता लगाना है। अगर हमारा 25 ml 0.2 मोलर NaOH जो है एंड पॉइंट को रीच करने में यूज हुआ है, तो एंड पॉइंट हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है।
यानी कि सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा है कि टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो है 25 ml NaOH अगर लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे HCl की आप जो है कंसंट्रेशन बताइए, ठीक है। तो यही तो हमें पता करना होता है। यहाँ पे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो, ठीक है, बहुत अच्छे से। जैसे इसको हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा हो गया ब्यूरेट, ठीक है, और ये हमारा हो गया कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ब्यूरेट में हमारा क्या है, ब्यूरेट में हमारा NaOH, ठीक है, और फ्लास्क में हमारा HCl हमारा कितना है 50 ml, ठीक है, 50 ml। और NaOH हमारा यहाँ पे कितना भी है, लेकिन यहाँ पे NaOH यूज कितना हुआ है यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो NaOH हमारा यहाँ पे यूज हुआ है 25 ml, यानी 25 ml NaOH ने, ठीक है, जिसकी यहाँ पे कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है कितनी, 0.2 मोलर। क्योंकि देखो ये हमारा NaOH जो है ये हमारा किस में लिया गया है, ब्यूरेट में। और ब्यूरेट में हम लोग कौन सा सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है, ये हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट, ठीक है। तो इसकी कंसेंट्रेशन आप लोग को हमेशा दी हुई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसकी कंसेंट्रेशन आप लोग को दी हुई होगी और इसकी पूछेगा। तो यहाँ पे हमें जो है ये बता रहा है कि 25 ml NaOH ने इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, और इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है और HCl का अमाउंट यहाँ पे 50 ml है। तो अब आप लोग मुझे जो है, मतलब मुझे नहीं, इस क्वेश्चन को बताइए कि HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है, और यही तो हमें पता करना होता है। तो अब यहाँ पे पता कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना। हमारा एक फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और पूरा खेल हमारा इसी फॉर्मूले पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, M1V1 क्या होता है। देखो सबसे पहले आप लोग समझो, M का मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, और V का मतलब होता है वॉल्यूम। तो जो M1V1 है वो होता है हमारा यहाँ पे एनालाइट का, ठीक है, यानी जिसके बारे में हमें पता करना होता है। और M2V2 होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, टाइट्रेंट, यानी जिसके बारे में हमें पता होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में हम लोग आए तो इसके हिसाब से M1 हमारा क्या है, M1 हमें पता करना है। M1 हमारे HCl की कंसेंट्रेशन है, जो कि हमें क्या है, नहीं पता है, M1 हमें नहीं पता है, ठीक है। और V1 क्या है, V1 हमारे HCl का यहाँ पे वॉल्यूम है। तो HCl का वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 ml, ठीक है, यानी V1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 50 ml, और M1 हमें नहीं दिया हुआ है। और M2 की बात करें तो M2 क्या है, M2 है हमारी कंसेंट्रेशन यहाँ पे टाइट्रेंट की, और टाइट्रेंट हमारा क्या है, NaOH। तो इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितनी दी हुई है, 0.2 मोलर, यानी M2 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 मोलर, ठीक है, 0.2 मोलर, ठीक है, मोलर। और V2 हमारा क्या है यहाँ पे, NaOH का वॉल्यूम, जो कि कितना दिया हुआ है, 25 ml, ठीक है। तो ये भी हमारा दिया हुआ है। तो हमें जो है V1 पता चल गया, M2 पता चल गया और V2 पता चल गया, और हमें पता करना है M1। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, V1 कितना है 50, ठीक है, और M2 कितना है, M2 हमारा यहाँ पे 0.2, और V2 कितना है 25 ml, ठीक है। तो यहाँ पे M1 को हम लोग जो है सेट कर लेते हैं, और उसके बाद 50 को हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 0.2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50, तो 25 से हमारा 50 कट गया, ठीक है। और 0.2 को हम लोग जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1, यानी हमारे HCl का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना निकल आया, 0.1 मोलर। तो आप लोग समझ गए ना कि इस तरीके से हम लोग जो है टाइट्रेशन में जो है कंसेंट्रेशन को पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा टाइट्रेंट था उसका हमें जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन दी हुई है, और जो हमारा टाइट्रेंट है उसका हमें वॉल्यूम पता है, तो हम लोग जो है उसकी कंसेंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। और वॉल्यूम देखो हमें पता होगा क्योंकि इसको हम लोग खुद ही तो लेते हैं, तो वॉल्यूम हमें पता होगा, और कंसेंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे M1V1 और M2V2 वाले फॉर्मूले से पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे यार देखो आज का वीडियो तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने आज की वीडियो में टाइट्रेशन के बेसिक्स को देखा है। देखो एडवांस में टाइट्रेशन यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जो हमारा यहाँ पे M1V1 और M2V2 वाला फॉर्मूला है ये भी बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, बहुत कम जगह यूज होता है, ठीक है, ज़्यादातर हमारा जो है ये नहीं यूज होता है। लेकिन हम लोग को जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसमें जो है इतना डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे बेसिक से दिया हुआ है और बेसिक से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई है तो उतने में आप लोग का जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यहाँ पे काम चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को टाइट्रेशन के यहाँ पे बेसिक्स तो समझ में आ ही गए होंगे। हम लोगों ने दो मेन चीजें देखी थी, ठीक है। एक था हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, और दूसरा था हमारे यहाँ पे क्या था, एंड पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पता है तो आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एंड पॉइंट बेसिकली आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता था कि जो हमारा टाइट्रेंट था, ठीक है, और जो हमारा एनालाइट था वो दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते थे। क्या इक्वल हो जाता था, उनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा जो टाइट्रेंट है और एनालाइट है ये दोनों इक्वल हो जाते थे इनके नंबर ऑफ मोल्स। अब एंड पॉइंट पे क्या होता था, एंड पॉइंट पे ये होता था कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे ही एक बूंद भी, जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारा यहाँ पे ब्यूरेट था, ठीक है, ब्यूरेट, और नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता था, ये दोनों यहाँ पे बैलेंस हो जाते थे, ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस हो गए। लेकिन अब बैलेंस होने के बाद, यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो है, जैसे ही एक बूंद भी इसमें एक्स्ट्रा गिरती थी, वैसे ही क्या होता था, हमारा जो है ये जो सोल्यूशन था इसका नेचर पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। क्यों चेंज हो जाता था, जैसे कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ, एसिड भी बराबर है, ठीक है, और बेस भी बराबर है, यानी दोनों यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अब जैसे ही एक बूंद भी एक्स्ट्रा गिरी तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लो अगर नीचे हमारा एसिड था, ठीक है, एनालाइट अगर हमारा एसिड था, तो अगर हमारा ये टाइट्रेंट है बेस, ठीक है, तो जैसे ही इसकी एक बूंद भी एक्स्ट्रा गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, बेस का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्लाइटली मान लो 0.1 ml यहाँ पे गिरा तो बेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसका नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एसिड था तो बेस हो जाएगा, और अगर बेस था तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं हमारा एसिड था तो यहाँ पे ये बेस हो जाता है, ठीक है, और हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज हमें यहाँ पे पता चल गई कि हमारी टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें जो है एंड पॉइंट पता करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इस एंड पॉइंट को पता कैसे लगाएंगे, तो आप लोग बोलोगे बहुत ईजी है, कल ही तो आपने बताया था, यहाँ पे जितना हमारा जो है एसिड है, जैसे कल हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो फ्लास्क था, ठीक है, उसमें हमारा कितना एसिड था, 10 ml, ठीक है। तो ऊपर से हमारा जो NaOH था वो कितना आया था, 10 ml आया था, ठीक है, 10 ml, और जैसे ही 10 ml आया था यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया था, ठीक है। तो जैसे ही इसके बाद एक बूंद और गिरेगी यानी 0.1 ml और गिरेगा तो हम लोग पता लगा लेंगे अपना एंड पॉइंट, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो बहुत ईजी है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कल मैंने आप लोग को एक बहुत ही स्पेशल केस बताया था, कल मैंने आप लोग को जो रिएक्शन बताई थी उसमें मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो हमारा HCl है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, ठीक है, और जो हमारा NaOH है इसकी भी कंसेंट्रेशन हमारी 1 मोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कल जो आप लोग को केस बताया था वहां पे हमारी कंसेंट्रेशन दोनों की बराबर थी, ठीक है। तो जब कंसेंट्रेशन बराबर है तब तो हमारा जो है बराबर वॉल्यूम में जो है इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और उसके एक पॉइंट बाद हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसेंट्रेशन चेंज कर दूं, यानी मान लो NaOH को मैं कर दूं 0.5, ठीक है, और यहाँ पे HCl को मैं कर दूं 0.1, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो है बराबर वॉल्यूम में एंड पॉइंट आएगा, यानी कि मान लो अब अगर हमारा जो है 10 ml HCl है तो अब आप लोग को क्या लगता है कि 10 ml NaOH गिर गया तो हमारा जो है इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो आखिरकार हम लोग अपने एंड पॉइंट को पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारा इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर का यही यूज होता है हमारे एंड पॉइंट को डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे अब इंडिकेटर यहाँ पे हमारा कैसे काम करता है, तो अब आप लोग जो है मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर का, ठीक है। तो आप लोगों ने फिनोप्थलीन का नाम जो है जरूर सुन रखा होगा, आई होप सो सुन रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर हमारा होता क्या है, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इंडिकेटर होता है हमारा, ठीक है, कोई सा भी हो, फिनोप्थलीन हो, मिथाइल रेड हो, मिथाइल ऑरेंज हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है फिनोप्थलीन का। तो हमारे इंडिकेटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है अलग कलर शो करता है, और जो हमारा बेस होता है तो उसके अंदर हमारा इंडिकेटर जो है अलग कलर शो करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि यहाँ पे फिनोप्थलीन की, तो फिनोप्थलीन हमारा एसिडिक मीडियम में शो करता है कलरलेस, ठीक है, यानी अगर हम लोग एसिड में अपने फिनोप्थलीन को जो है मिलाएंगे तो कोई भी कलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसी फिनोप्थलीन को हम लोग अपने बेस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर हो जाएगा पिंक, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इसको हम लोग एंड पॉइंट पता करने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो आप लोग अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये टाइट्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा ब्यूरेट, और ब्यूरेट में क्या होता है हमारा टाइट्रेंट, जो हमें पता होता है, और ये क्या होता है हमारा कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं टाइट्रेंट या फिर एनालाइट, ठीक है। तो एनालाइट के बारे में हमें पता करना होता है। तो हम लोग अपना कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कल हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे लिया था हम लोगों ने NaOH, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं HCl, ठीक है। और अब इसकी कंसेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं थोड़ी सी अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा HCl है, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन हमें पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अपना फिनोप्थलीन को ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हम लोग जो है अपने फिनोप्थलीन इंडिकेटर को ऐड कर देंगे।
अब देखो फिनोप्थलीन ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, HCl में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, कलरलेस रहता है HCl में, ठीक है, यानी HCl हमारा एसिड है और फिनोप्थलीन हमारा एसिड में क्या रहता है, कलरलेस, ठीक है। तो फिनोप्थलीन को ऐड करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह चेंज तो होगा नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी टाइट्रेशन को यहाँ पे जो है शुरू कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है NaOH जो है गिरना शुरू होगा, ठीक है, गिरना शुरू होगा। अब देखो गिरते गिरते एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, HCl और NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हमारे बराबर हो जाएंगे, और वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है कलर नहीं चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ना यहाँ पे एसिड ज्यादा है ना तो यहाँ पे बेस ज्यादा है, यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन गया, ठीक है, सॉल्ट जो कि हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जो है अभी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जैसे ही जो है न्यूट्रल, यहाँ पे जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे ही एक बूंद इसकी एक्स्ट्रा गिरेगी तो क्या होगा, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे क्या होगा, जैसे NaOH हम लोग यहाँ पे NaOH लिए थे, तो NaOH की जैसे ही एक बूंद एक्स्ट्रा गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पे NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लो 0.1 ml बढ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये क्या होगा, ये एसिड, ये हमारा एसिड था ना, तो ये हमारा एसिड से जो है बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो NaOH हमारा बेस होता है, तो जैसे ही यहाँ पे एक बूंद भी NaOH ज्यादा आया तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया, हमारा एसिड से बेस में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही हमारा ये बेस में कन्वर्ट होगा क्या होगा, फिनोप्थलीन हमारा क्या होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है, और जैसे ही यहाँ पे ये बेस होगा वैसे ही क्या होगा, सोल्यूशन का कलर हमारा जो है पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर। और जैसे ही पिंक कलर का हो जाएगा सोल्यूशन, हम लोग पता लगा लेंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अपनी टाइट्रेशन को यहाँ पे बंद कर देंगे और अपनी रीडिंग्स को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडिकेटर होता क्या है और इसको हम लोग जो है टाइट्रेशन में क्यों यूज करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे कैसे कलर चेंज करता है, ठीक है, कैसे यहाँ पे जो है इंडिकेटर का एसिड में अलग कलर होता है और बेस में यहाँ पे हमें जो है इंडिकेटर का अलग कलर देखने को मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, और काफी कुछ आप लोग को आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलो अब हम लोग जो है आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर हमारा क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जो है एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना जो है कलर चेंज करते हैं विद इन अ सर्टेन पीएच रेंज। अब पीएच रेंज आप लोग जो है अभी कंफ्यूज मत हो, हम लोग जो है अभी आगे देखेंगे, ठीक है, उसको। तो थ्योरीज की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, वैसे तो इंडिकेटर्स की यहाँ पे जो है थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारी 2 ही थ्योरी हमें पढ़नी है और 2 ही बेसिकली हमारे काम की भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहली होती है हमारी ओस्टवाल्ड थ्योरी, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में। तो बात करें यहाँ पे ओस्टवाल्ड थ्योरी की, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ को सुनना, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो जनरली वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेस होते हैं। यानी इन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारा कोई भी इंडिकेटर है, जैसे हमारा फिनोप्थलीन है, तो इनके अकॉर्डिंग या तो फिनोप्थलीन जो है वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। अब वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कि वीक एसिड और वीक बेस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड होता है या तो वीक बेस होता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी थ्योरी में थी वो ये थी कि जो हमारे इंडिकेटर का कलर चेंजिंग नेचर होता है वो क्यों होता है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहली होती है हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म और दूसरी होती है हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिकेटर है उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होता है और आयोनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे अलग कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग पहले ये समझो कि आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा पता भी होगा, जैसे हमारा HCl होता है ना, तो HCl को जब हम लोग यहाँ पे डिसोशिएट करते हैं तो क्या होता है, हमारा H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जब तक ये जो है कंपाउंड के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ये जो है आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयंस क्या होता है, जैसे ये जो प्लस माइनस चार्ज आप लोगों को दिखता है, ठीक है, जैसे इसमें ब्रेक होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे HCl हमारा इंडिकेटर नहीं होता है, मैंने बस आप लोग को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ओस्टवाल्ड सर की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे हमारा फिनोप्थलीन है तो इसकी यहाँ पे 2 फॉर्म होंगी, ठीक है। फिनोप्थलीन की हमें यहाँ पे जो है 2 फॉर्म देखने को मिलेगी, पहली होगी हमारी यहाँ पे अनआयोनाइज्ड, ठीक है, अनआयोनाइज्ड, ठीक है, और दूसरी होगी हमारी यहाँ पे आयोनाइज्ड, ठीक है।
तो इनका मतलब ये है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में फिनोप्थलीन जो है अलग कलर शो करेगा और आयोनाइज्ड फॉर्म में जो है अलग कलर शो करेगा। अब हो सकता है हमारे यहाँ पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म हमारी एसिड में हो या फिर बेस में हो, वो तो हमारा डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा सोल्यूशन लिया, ठीक है, कौन हमारा एनालाइट है, कौन हमारा टाइट्रेंट है। तो अब यहाँ पे देखो इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या बोला, या तो इंडिकेटर हमारे वीक एसिड होंगे या तो वीक बेस होंगे, ठीक है। यानी इनकी थ्योरी के हिसाब से हमारे दो केस हो सकते हैं, या तो हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड हो सकता है और या तो हमारा इंडिकेटर जो है वीक बेस हो सकता है। तो इन दोनों को हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट केस के बारे में, जिसमें जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे वीक एसिड है और इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे फिनोप्थलीन का, क्योंकि जो फिनोप्थलीन है वो हमारा एक वीक एसिड इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को ध्यान से देखना। जैसे फिनोप्थलीन हमारा क्या होता है, यहाँ पे वीक एसिड इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिनोप्थलीन होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं HPS से, ठीक है, HPH। अब आप लोग ध्यान से देखना, इसका जब यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है H+ और PH- में, ठीक है। इतना समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखो इसकी दो फॉर्म हो गई, एक हो गई हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और दूसरी हो गई हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म। और हमारे सर ओस्टवाल्ड ने क्या कहा है कि जो हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, उसकी दो फॉर्म होती है, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड में हमारा जो है अलग कलर होता है और आयोनाइज्ड में हमारा अलग कलर होता है। तो जो हमारा फिनोप्थलीन है, इसका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर होता है हमारा कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। और जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म है हमारे फिनोप्थलीन का, इसका कलर होता है हमारा पिंक, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड है तो इसका जो आयोनाइजेशन है वो एसिड में बहुत कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन H+ आयंस, ठीक है। अभी सबको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स इन एसिड इट इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा अगर इंडिकेटर जो है वीक एसिड है, जैसे कि हमारा फिनोप्थलीन है, ये हमारा वीक एसिड है, तो इसका जो आयोनाइजेशन है वो यहाँ पे एसिड में बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी कि एसिड में हमें ये जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, और हमें पता है कि फिनोप्थलीन हमारा जो है एसिड में क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड सर ने बताई है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्यों हमारा जो है फिनोप्थलीन जो है एसिड में जो है आयोनाइज्ड नहीं होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्यों होगा, इसको आप लोग समझना, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारा HCl है, ठीक है। तो अगर HCl में हम लोगों ने जो है अपने फिनोप्थलीन को ऐड किया, ठीक है, HCl में हम लोगों ने अपने HPH को ऐड किया, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे जो है कॉमन H+ आयन है, ठीक है, यानी इसमें भी H+ है और इसमें भी H+ है। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा यहाँ पे एक अलग टॉपिक है, बट अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। जैसे कि यहाँ पे दोनों के पास H+ है, तो होगा क्या ना कि इसका जो यहाँ पे, अब यार यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कि अब इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपली समझो। देखो HCl हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है, और HPH हमारा क्या है, फिनोप्थलीन हमारा वीक एसिड है ना, तो है तो ये भी एसिड। तो देखो एसिड एसिड दोनों सेम ही है, तो एसिड एसिड के अंदर आयोनाइज थोड़ी होगा, यानी कि समझ रहे हो ना, जैसे एसिड को एसिड के अंदर हम लोग डालेंगे तो आयोनाइजेशन थोड़ी होगा। यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड है तो एसिड के अंदर हमें जो है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे इस HPH को, ठीक है, यानी हमारे इस जो है फिनोप्थलीन इंडिकेटर को जब हम लोग बेस में ऐड करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे बेस हमारा हम लोगों ने लिया NaOH, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ऐड किया क्या है, HPH। तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारे OH- आयन है ये हमारे इस H+ आयन के साथ जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा जो HPH है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, इसको जो है OH- यहाँ पे आयन्स आके इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो OH- ने यहाँ पे H+ के साथ मिलके क्या हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पे PH-, और ये जो PH- है ना, यही हमारा यहाँ पे पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो अब आप लोग बहुत ही शॉर्ट में समझो। देखो जब तक ये पीएच यहाँ पे जो है एच के साथ कंबाइन फॉर्म में था, ठीक है, तब तक यहाँ पे ये कलरलेस था, ठीक है, तब तक यहाँ पे जो है ये क्या था कि आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे ये कंबाइन था तो यहाँ पे अपना कलर नहीं शो कर पा रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे ये H+ अलग हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो PH- आयन है ये हमारे यहाँ पे अलग हो गए, और यहाँ पे जो PH- आयन है ये हमारे जो है पिंक कलर को शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर जो है यहाँ पे काम करता है। तो फिनोप्थलीन हमारा एक वीक एसिड इंडिकेटर है, तो एसिड के अंदर
ये आयोनाइज नहीं होगा और बेस के अंदर ये आयोनाइज हो जाएगा, और जैसे ही आयोनाइज होगा यहाँ पे क्या होगा, पीएच माइनस आयन यहाँ पे अलग हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, बेस के अंदर हमें जो है इसका पिंक कलर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और यार देखो ऐसा है ना कि अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखो जितना यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है इतना आप लोग याद कर लेना, आप लोग को बस इतना लिख के आना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड केस के बारे में, जहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारा यहाँ पे वीक बेस है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा है बिल्कुल सेम यहाँ पे वही प्रिंसिपल यहाँ भी लिखना है। अगर इंडिकेटर हमारा वीक बेस है तो देखो अगर वीक बेस है तो इसका आयोनाइजेशन यहाँ पे वीक बेस मतलब बेस के अंदर नहीं होगा, यानी बेस के अंदर हमारे यहाँ पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर वीक बेस है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड में फेयरली आयोनाइज हो जाएगा। यानी देखो हम लोग यहाँ पे मेथाइल ऑरेंज हमारा एक वीक बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो हमारा मेथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं MEOS से, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज MEOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या है OH, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे बेस में डिजॉल्व करेंगे, जैसे हमारा NaOH है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे NaOH में जो है अपने MEOH यानी कि मेथाइल ऑरेंज जो कि हमारा एक वीक बेस इंडिकेटर है, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है इसके अंदर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, इसके अंदर इसका आयोनाइजेशन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉमन OH माइनस आयंस है, ठीक है। और मतलब देखो बिल्कुल सेम समझो कि दोनों बेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन वगैरह नहीं होगा। तो हमारा जो मेथाइल ऑरेंज है ये हमारा बेस के अंदर कैसा होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो मेथाइल ऑरेंज हमारा वीक बेस इंडिकेटर है, तो बेस के अंदर हमारा ये अनआयोनाइज्ड। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको एसिड में ऐड करेंगे, जैसे हमारा HCl में हम लोगों ने अपने मेथाइल ऑरेंज को ऐड किया, तो क्या होगा, देखो ये जो हमारा HCl का H+ है ये यहाँ पे आके ब्रेक कर देगा इसको, ठीक है। और ये हमारा किस में अलग हो जाएगा, Me+ और OH- में। और ये जो OH- आयंस है ये हमारे इस वाले H+ के साथ रिएक्ट करके हमारे क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। और बचेगा हमारा Me+, और ये हमारा क्या होता है, ऑरेंज कलर यहाँ पे शो करता है, ठीक है। ऑरेंज नहीं मतलब यहाँ पे इसका जो है अलग कलर होता है, रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, ये हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में येलो कलर शो करता है, यानी कि मेथाइल ऑरेंज हमारा बेस के अंदर जो है येलो कलर शो करेगा, क्योंकि बेस के अंदर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। और जब यहाँ पे ये एसिड के अंदर जाएगा तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, और इस यहाँ पे जो है एसिड के अंदर ये अपना जो है रेड कलर शो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड थ्योरी की, जो कि है हमारी क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो देखो जो हमारे ओस्टवाल सर थे उन्होंने बात की थी हमारे इंडिकेटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन जो हमारी यहाँ पे क्यूनोनॉइड थ्योरी है ये बात करती है इंडिकेटर के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूनोनॉइड थ्योरी का मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दो टाटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिकेटर है वो यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो टॉटमर्स हमारे आइजोमर के एक मतलब टाइप होते हैं, आप लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज मत हो, बस जो है सिंपली समझो कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है उसकी यहाँ पे दो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एक केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेंजेनॉइड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्यूनोनॉइड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, जैसे बेंजेनॉइड फॉर्म में हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और क्यूनोनॉइड फॉर्म में हमारी जो है कुछ इस टाइप की जो है रिंग हमें देखने को मिलती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इंडिकेटर जो है बेंजेनॉइड फॉर्म में होगा तो उसका अलग कलर होगा, और क्यूनोनॉइड फॉर्म में यहाँ पे हमें अलग कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि द टू फॉर्म हैव डिफरेंट कलर्स, वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अदर इन बेसिक, यानी इसमें से कोई एक हमारी एसिडिक मीडियम में होगी और दूसरी हमारी बेसिक मीडियम में होगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जब यहाँ पे टाइट्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होता है तो मीडियम क्या होता है, एसिडिक से या बेसिक में चेंज होता है या फिर वाइस वर्सा। यानी अगर नीचे एसिड है, ठीक है, अगर हमारा फ्लास्क में एसिड है तो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो चेंजेस, यानी आप लोग को पता है कि एसिड जब बेस में कन्वर्ट होगा तो उसका पीएच भी तो चेंज हो जाएगा, और जैसे उसका पीएच चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा टॉटोमरिक फॉर्म है वो यहाँ पे जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से जो हमारा इंडिकेटर है उसका यहाँ पे कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में फिर से जो है फिनोप्थलीन के बारे में बात करते हैं। जैसे फिनोप्थलीन क्या होता है कि जो हमारा एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा फिनोप्थलीन यहाँ पे बेंजेनॉइड फॉर्म में होता है, जो कि क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। और जो हमारा बेसिक मीडियम या फिर अल्कलाइन मीडियम होता है उसमें ये हमारा क्यूनोनॉइड फॉर्म में होता है, जो कि हमारा पिंक कलर शो करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारी फिनोप्थलीन की बेंजोनॉइड और क्यूनोनॉइड फॉर्म होती है। अब देखो मुझे पता है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो अगर आप लोगों को याद हो पाए तो याद कर लेना, अगर नहीं याद हो पा रही है तो अभी हम लोगों ने जितना पीछे देखा है आप लोग बस उतना लिख देना, उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स को, यानी कि जो हमारी टाइट्रेशन होती है एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें हम लोग जो है बेसिकली जो है इन सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फिनोप्थलीन हो गया, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये पिंक से जो है रेड कलर शो करता है। अब यहाँ पे देखो पीएच रेंज क्या होती है। देखो पीएच रेंज हमारी ऐसी चीज होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि फिनोप्थलीन हमारा बेसिक मीडियम में कलर चेंज करता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में पिंक से रेड कलर में हो जाता है। तो बेस हमारा बेस का जो है पीएच कितना होता है 8.3 से लेके 11, यानी कि आप लोग को पता है 7 से ऊपर होता है ना, तो वही चीज होती है पीएच रेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के बारे में। तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो, जैसे मेथाइल ऑरेंज का यहाँ पे एसिड में रेड होता है, ठीक है, बेस में ऑरेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ के याद कर सकते हो, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी कभी जो है कुछ हमारे जो है एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हो सके तो याद कर लेना, और बाकी जो है आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना और अपना फीडबैक भी देना कि आप लोग को जो है एनालिसिस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि आप लोग को यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और बाकी हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के बारे में, ठीक है।